तो हम बात करते हैं यार 27 अगस्त के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट नेपाल के जो फ्लैश फ्लड है यार, हाईली न्यूज़ में था यार, है ना। इसके बारे में बात करें। नेपाल का जो फ्लैश फ्लड है किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में है, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो नेपाल और बॉर्डर में, नेपाल तिब्बत जो बॉर्डर है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ देखने को मिल रहे हैं यार। बाढ़ जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके वजह से इसके बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमको पता होना चाहिए, मेंस में भी पूछा जा सकता है। सो इवेंट ओवरव्यू की बात करें तो किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था यार, जो नेपाल और तिब्बत बॉर्डर में जो डिज़ास्टर जो हमको देखने को मिल रहा है, अफेक्टेड एरियाज़ की बात करें। अफेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं जो रसवा है, नेपाल का जो रसवा रीजन है, रसवा, नवाकोट एंड धादिंग, ये अफेक्टेड रीजन कैटेगरी में रीजन में आ रहे हैं। बाकी फ्लैश फ्लड होते क्या है यार, डेफिनेशन की बात करें तो फ्लैश फ्लड्स आर रैपिड फ्लड्स यार, जो कि एक तरह से इंटेंस रेनफॉल या फिर डैम के फेलियर की वजह से हमको देखने को मिलते हैं। सो दिस आर रैपिड फ्लड्स फ्रॉम इंटेंस रेन और डैम फेलियर। जो इवेंट के बाद यहाँ पर हम बात करें अबाउट व्हाट, जो सस्पेक्टेड कज है कि क्यों यहाँ पे नेपाल में बाढ़ की स्थिति जो उत्पन्न हुई, उसके जो कारण हैं उसके बारे में बात करें। अनुमानित जो कारण हैं, ठीक है, जैसे सस्पेक्टेड कॉज। सस्पेक्टेड कॉजेज के अंदर हमारे पास जो जियोफिजिकल ट्रिगर्स हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे बाढ़ देखने को मिल रहे हैं। लाइक आइस, जियोफिजिकल ट्रिगर के अंदर हम बात करें अबाउट जो आइस रॉक एवलांच थ्योरी है उसकी वजह से रिवर ब्लॉकेज जो है, लाइक जो लाहंदे खोला जो रीजन है वहाँ पे रिवर को एक तरह से ब्लॉकेज कर दिया रहा है बहुत सारे यहाँ पे सेटलमेंट्स की वजह से, तो उसकी वजह से बाढ़ का सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है। दिस आर दी जियो फिजिकल ट्रिगर यार, रिवर ब्लॉकेज इन लांडे खोला एंड जो सेस्मिक एक्टिविटी है, लैंडस्लाइड है, उसके वजह से भी यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है यार। सेस्मिक एक्टिविटी एंड लैंडस्लाइड्स, ये जियोफिजिकल ट्रिगर्स की बात की। इसके बाद और क्या कारण है यहाँ पे, जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ना, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर जो वेस्टर्न डिज़ास्टर, मतलब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो इंटरेक्शन है उसके वजह से भी और भी ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। फ्लैश फ्लड जो है वो हमको इंटेंस रेनफॉल की स्थिति देखने को मिलती है यार, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंटरेक्शन। जो साउथ वेस्ट मानसून बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रीजन को, यही तो सीजन चल रहा है यार साउथ वेस्ट मानसून का, तो इसके वजह से भी यहाँ पे हमको इन्फ्लुएंस देखने को मिले यार। ऑल्सो जो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग रेनफॉल है, मतलब बादल आते हैं, बादल में जाके टकराते हैं, मतलब बादल बोलता हूँ, पहाड़ आते हैं, बादल आके टकरा जाते हैं और वो उठते हैं, उसकी वजह से बादल बनता है बहुत तेज़ी से और यहाँ पे गिरता है पानी। सो इट इज़ कॉल्ड एज ओरो
graphic rainfall or orographic lifting, that causing rainfall is also a meteorological factor which is leading to what, which is leading to the Nepal flash floods. एंड जो 10 डे का जो रेनफॉल है अभी तक यहाँ पे लगभग 10 दिन तक लगातार बारिश जो हो रही है, ये भी एक कारण है प्रोलॉन्ग 10 डे रेनफॉल। एंड जो अपस्ट्रीम रेनफॉल भी हमको देखने को मिल रहा है तिब्बत में। नेपाल में तो बारिश हो ही रहा है, उसके अपस्ट्रीम जो तिब्बत है वहाँ भी बारिश हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसके से बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हुआ यार। सो अपस्ट्रीम रेनफॉल इन तिब्बत ऑल्सो, मतलब यहाँ पे नेपाल और तिब्बत दोनों जगह यहाँ पे हमको बारिश देखने को मिल रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया है नेपाल में यार। उसके बाद जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है वो भी है, बिकॉज जो ग्लेशियर लेक्स हैं सडन बारिश का पानी यहाँ पे सडन रिलीज हमको देखने को मिल रहा है, वो भी एक कारण है। ठीक है, सो एक तरह से इसको ही हम बात कर सकते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। ग्लेशियर रीजन में है तिब्बत और नेपाल यार। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स GLOFs, सो sudden release from glacial lakes की बात करें। ऑल्सो यहाँ पे ग्लेशियल जो है रिट्रीट करने से जो वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिलती है नीचे के जो रीजन्स में, वो एक चीज़ है यार ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के अंदर। ऑल्सो जो अनस्टेबल मोरेन होते हैं ना, अनस्टेबल मोरेन ड्रेम्स की वजह से अगर टूट जाए फट जाए तो यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है। अनस्टेबल नेचुरल मोरेन डैम्स। ऑल्सो जो एवलांचेस हैं, एवलांचेस विच ट्रिगर डिस्प्लेसमेंट वेव्स को यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है, इसकी वजह से भी यहाँ पे ग्लेशियर लेक टूट जाते हैं और यहाँ पे बारिश का बहुत ज़्यादा पानी तो है ही, बट ग्लेशियर के जो पानी होगा कि यहाँ पे बाढ़ का स्थिति प्रोड्यूस करता है यार। सो एवलांच ट्रिगर्ड डिस्प्लेसमेंट वेव्स। ओके, तो ये हमने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात की। इसके बाद जो रीज़न है फॉर जो यहाँ पे इतना डिस्ट्रक्टिव देखने को मिल रहा है ये फ्लड, तो उसका कारण क्या है? सो रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्टिवनेस, रीज़न फॉर डिस्ट्रक्टिवनेस की बात करें तो पहला देखो भाई, टोपोग्राफी जो है नेपाल का एक स्टीप स्लोप एंड नैरो वैलीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से पानी एक्यूमुलेट बहुत तेज़ी से होता है यहाँ पे। स्टीप स्लोप्स एंड नैरो वैलीज। बाकी डेब्रिस की बात करें तो हाई डेंसिटी सेडिमेंट्स एंड बोल्डर्स जो हैं उसके वजह से भी हमको यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा ये फ्लड है यार, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट एक साथ ले आता है, बाढ़ और डेब्रिस भी ले आता है। एक्सपोजर की बात करें तो सेडिमेंट जो है अलॉन्ग द रिवर कॉरिडोर्स हमको देखने को मिलते हैं, इसके वजह से यहाँ पे जो साइड में जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोज है यार। सेटलमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं अलॉन्ग द रिवर कॉरिडोर, तो उसके वजह से जो सेडिमेंट्स हैं सेटलमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं टू द फ्लड्स यार। जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गए यार, वार्निंग ही ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इतना ख़तरनाक फ्लड आया है यहाँ पे। ठीक है, तो वार्निंग से अंदर जो बाढ़ की वजह से जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वही यहाँ पे क्या हो गए, ख़राब हो गए, तो इसके वजह से वार्निंग नहीं दे पाए यार। बाकी इंडिया का जो कंसर्न ये है कि जो लाहे मतलब जो लांधे खोला गंधक बेसिन है वहाँ पे भी बारिश का पानी आता है, तो वहाँ भी बाढ़ का सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है यार। सो इंडिया का भी कंसर्न है, नेपाल में बाढ़ आने से इंडिया को भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। सो इंडियाज कंसर्न्स की बात करें तो बिकॉज इंडिया शेयर्ड व्हाट, इंडिया शेयर्ड जो लांधे खोला गंधक बेसिन डाउन स्ट्रीम रिस्क हमको देखने को मिल रहा है यार, नीचे बाढ़ आ सकता है नॉर्दर्न बिहार में।
डाउनस्ट्रीम रिस्क इन नॉर्थ बिहार। इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा ऑन क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इम्पैक्ट ऑन क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रूरल लाइवलीहुड है वो डिस्टर्ब हो सकता है इंडिया के अंदर यार। डिसरप्शन ऑफ रूरल लाइवलीहुड। बाकी जो मतलब चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे फ्लड के अंदर, जो मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं उसकी बात करें है ना, कि फ्लड को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है, उसमें जो चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ रहे हैं। तो पहले तो देखो भाई, हाइड्रोलॉजिकल जो मॉनिटरिंग है उसका यहाँ पे एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो इन एडुकेट हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग, इनएडुकेट हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग देखने को मिल रहा है। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो बहुत मुश्किल है भाई, जो रिमोट रीजन्स हैं उनके लिए। सो रिमोट लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज़ अ चैलेंज। ऑल्सो जो सर्च एंड रेस्क्यू करना, लॉजिस्टिक्स पहुंचाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। डिफ़िकल्ट सर्च एंड रेस्क्यू लॉजिस्टिक। जो लैंड यूज़ प्लानिंग है वो मुश्किल है भाई। सो हैज़ार्डस लैंड यूज़ प्लानिंग जो है ये एक चैलेंज है। ट्रांस बाउंड्री जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया नेपाल के बीच में। सो ट्रांस बाउंड्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज चैलेंज यार। तो ये सब चैलेंजेस की बात की, चैलेंजेस बता के क्या हो जाएगा, हमको वे फॉरवर्ड बताना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आर, करना क्या है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमको जो मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग है उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है यार। वी नीड एन इंटीग्रेटेड मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंटीग्रेट करना होगा। रियल टाइम जो क्रायोस्फीयरिक मॉनिटरिंग है उसकी ज़रूरत है यार। लाइक जो क्रायोस्फीयर जो जमा हुआ रीजन है, मतलब जो ग्लेशियर्स हैं उनका हालत कैसा है उसको रियल टाइम यहाँ पे हमको मॉनिटर करना होगा। रियल टाइम क्रायोस्फीयरिक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ऑल्सो जो हैज़ार्ड मैपिंग है वो रिगरसली करना होगा। रिगरस हैज़ार्ड मैपिंग की ज़रूरत है। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस एंड इवैक्यूएशन की ज़रूरत है अपने को। जिस रीजन में यहाँ पे बाढ़ आ रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी को प्रिपेयर करना होगा, आसपास के रीजन्स को। एंड वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा है वहाँ के लोगों को निकालना होगा, इवैक्यूएशन की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एक साइंटिफिक डाटा शेयरिंग जो है, रीजनल साइंटिफिक डाटा शेयरिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। रीजनल साइंटिफिक डाटा शेयरिंग जो है नीड ऑफ दी आवर है। तो ये हमने बात की अबाउट दी नेपाल फ्लैश फ्लड जो कि न्यूज़ में था यार। और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है फ्लड्स के ऊपर या फिर फ्लैश फ्लड्स के ऊपर, इसीलिए पता होना चाहिए क्या है चीज़ें, चैलेंजेस क्या है, क्या कारण है और क्या करना है अपने को। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट द क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की। ये न्यूज़ में था बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज से जो डिसरप्शन हो रहा है फूड प्रोडक्शन के अंदर, स्टोरेज के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, एंड जो एक्सेस टू न्यूट्रिशन है वो हमको देखने को मिल रहा है यार। जिससे सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट सिक्योरिटी जो है, फूड सिक्योरिटी की तरफ जो ज़रूरत है वो आगे बढ़ रहा है। तो इसके बारे में हम बात करें, क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया।
क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट व्हाट जो इंडिया का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है हमारा, ठीक है, इंडिया का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करें इंडियाज एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ना, वो हमको एक तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं यार। हमारे पास फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है वो फूड सिक्योरिटी को रेगुलेट करता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हर घर को यहाँ पे खाना मिलता है एक तरह से। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है गरीबों को, है ना, 5 किलो चावल फ्री मिलता है। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सब एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है हमारे देश के उसकी बात की। वन नेशन वन राशन कार्ड। स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक जो है वो हम रखते हैं यार, ओके। बाकी जो क्लाइमेट एक तरह से प्रूफिंग की ज़रूरत है अपने को, तो क्लाइमेट प्रूफिंग की ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर क्लाइमेट प्रूफिंग अगर हम बात करें नीड फॉर क्लाइमेट प्रूफिंग, जिसमें हम प्रोडक्शन यील्ड जो रिस्क है उसको कम करने के लिए हमको क्लाइमेट प्रूफिंग होना होगा। अपने जो है ना ऐसे स्ट्रक्चर बनाने होंगे जो कि क्लाइमेट से रेजिस्टेंट हो, एक प्रकार से रेजिलिएंट प्रोवाइड करें। सो वी नीड प्रोडक्शन एंड यहाँ पे यील्ड रिस्क जो है उसको देखते हुए हमको यहाँ पे क्लाइमेट प्रूफिंग की ज़रूरत है। वाटर स्ट्रेस एंड डिप्लीशन देखने को मिल रहा है यार, वाटर स्ट्रेस एंड डिप्लीशन देखने को मिल रहा है। जो एक्सट्रीम वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सट्रीम वेदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो देखने को मिलता है उसकी वजह से हमको क्लाइमेट प्रूफिंग की ज़रूरत है। एक्सट्रीम वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो हमको देखने को मिलता है। ऑल्सो जो प्राइस वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलता है फ्रॉम सप्लाई शॉक्स, उसके वजह से उसके देखते हुए हमको यहाँ पे क्लाइमेट प्रूफिंग की ज़रूरत है यार। प्राइस वॉलेटिलिटी फ्रॉम सप्लाई शॉक्स। ऑल्सो जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हमको देखने को मिल रहे हैं उसको देखते हुए हमको यहाँ पे क्लाइमेट प्रूफिंग की ज़रूरत है यार। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं, सो दिस आर थिंग्स जिसकी वजह से हमको यहाँ पे क्लाइमेट प्रूफिंग की ज़रूरत है। सो की चैलेंजेस की बात करें अगर, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड सिक्योरिटी के अंदर चैलेंजेस जो हैं इसके बारे में बात करें तो पहले देखो राइस वीट जो कंसंट्रेशन है, बिकॉज हमारा जो फूड सिक्योरिटी है मेन यहाँ पे चावल और गेहूँ पे अटका हुआ है यार। सो ये जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग इनिशिएटिव है और जो है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलता है। पानी के ऊपर पूरा चीज़ें हैं यहाँ पे। वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग इंसेंटिव्स जो हैं वो एक चैलेंजेस हैं। बाइक की जो डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन है वो नहीं हो रहा है, चावल और गेहूँ पे हम अटके हुए हैं यार। सो ये भी एक चैलेंज है। लिमिटेड डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी हमको देखने को मिलता है।
क्लाइमेट रिस्क इंटीग्रेशन जो है वो कमज़ोर है यार, वीक क्लाइमेट रिस्क इंटीग्रेशन। स्मॉल फार्मर रिस्क एक्सपोजर जो है, जो छोटे फार्मर्स उनको सारे का ज़्यादा यहाँ पे रिस्क जो है उनको झेलना पड़ता है यार। सो इट इज़ ऑल्सो चैलेंज स्मॉल फार्मर रिस्क एक्सपोजर। तो ये हमने क्लाइमेट रेजिडेंट फूड सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में बात किया यार। बाकी करना क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार, व्हाट नीड टू बी डन। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, वे फॉरवर्ड के अंदर हमको डाइवर्सिफाइड करना होगा जो प्रोक्यूरमेंट है उनको, लाइक गेहूं और चावल है तो हमको इंक्लूड करना होगा इस चीज़ में, मिलेट्स को, पल्सेस को। सो वी नीड टू वी नीड व्हाट, वी नीड अ डाइवर्सिफाइड प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। लाइक इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा, इसमें यहाँ पे हमको इंक्लूड करना होगा मिलेट्स एंड पल्सेस को। एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलाइनमेंट की ज़रूरत है यार अपने को, एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलाइनमेंट की ज़रूरत है। बाकी जो क्लाइमेट इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन की यहाँ पे हमको नीड है यार, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना होगा। जिसमें हम बात करते हैं अबाउट IMD जो फोरकास्ट है, इनको लिंक करने की ज़रूरत है ना। फार्मर रिस्क एडवाइजरीज जो है उसकी ज़रूरत है अपने को, फार्मर रिस्क एडवाइजरीज की ज़रूरत है। बाकी जो रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की अगर हम यहाँ पे बात करें, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के अंदर, सो रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के अंदर हमको रेजिलिएंट सीड वेराइटीज़ का इस्तेमाल करना होगा। माइक्रो इरिगेशन एक्सपांसन की ज़रूरत है यार। ना प्रिसीजन फार्मिंग की ज़रूरत है। वी नीड व्हाट, वी नीड वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस यार, वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस की ज़रूरत है। सप्लाई चेन एंड फाइनेंस के अंदर यहाँ पे हमको चेंजेस लाने होंगे। सप्लाई चेन एंड फाइनेंस के अंदर फ्लड रेजिलिएंट वेयर हाउसेस बनाने की ज़रूरत है हमको, फ्लड रेजिलिएंट वेयर हाउसेस बनाने की ज़रूरत है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। ग्रीन बॉन्ड्स एंड एडेप्टेशन फाइनेंस की ज़रूरत है अपने को, ग्रीन बॉन्ड्स एंड एडेप्टेशन फाइनेंस की ज़रूरत है ना। नेट ज़ीरो पाथवे को इंटीग्रेट करना होगा किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। जो नेट ज़ीरो हमको 2070 तक होना है ना, उसके टारगेट को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। नेट ज़ीरो पाथवे इंटीग्रेशन, ओके। तो ये हमने बात की अबाउट वर्ड जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड सिक्योरिटी है उसके बारे में बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार, जो सेबी का जो IT रेजिलियंस इंडेक्स है वो न्यूज़ में था, बिकॉज जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक IT रेजिलियंस इंडेक्स जिसको बोले ITRI, इसके बारे में बात करें। सेबीज IT रेजिलियंस इंडेक्स,
सबसे पहले सभी का जो आईटी रेजिलियंस इंडेक्स है, यहाँ पे हम ओवरव्यू की बात करें, ये है क्या यार? सभी का जो आईटी रेजिलियंस इंडेक्स है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रेजिलियंस बैरोमीटर। क्वांटिटेटिव रेजिलियंस बैरोमीटर है, एंड ये एसेस करता है जो रोबस्टनेस है आईटी सिस्टम का, उसको कितना ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है घुसा हुआ है उस चीज़ को यहाँ पे एसेस करता है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एसेस दी रोबस्टनेस ऑफ आईटी सिस्टम्स, एंड इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? जिस आईटी रेजिलियंस इंडेक्स को सेबी ने इंट्रोड्यूस किया अभी अगस्त 2026 में यार। इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी इन अगस्त 2026। जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बारे में बात करें तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के अंदर हम बात करते हैं अबाउट MIIS की। इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें होती हैं? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरीज है ना, सिस्टमेटिकली जो इम्पोर्टेंट, जो इस सब को यहाँ पे क्लासीफाइड किया था कि सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट यार, है ना, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हो गए या फिर डिपॉजिटरीज जो है, इनको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में कैटेगरी बनाया जाता है, जिसमें इनको क्लासीफाई किया जाता है एज सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट। कोर फंक्शंस के अंदर हम बात करें तो कोर फंक्शंस में ट्रेडिंग इनका काम है, सेटलमेंट इनका काम है, होल्डिंग इनका काम है यार। ठीक है, ये हमने बात की मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की। जो इनको लाने का जो कारण है, रीज़न फॉर इंट्रोडक्शन की बात करें, रीजन्स फॉर इंट्रोडक्शन, इनको क्यों लाया गया भाई? जो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस है वो बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आईटी रेजिलियंस इंडेक्स को लाया गया यार। राइजिंग टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, ओके, जो क्रिटिकल फंक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लाया गया। सो प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल फंक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको लाया गया आईटी रेजिलियंस इंडेक्स को। जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए यार, इट विल इंक्रीज व्हाट? रिटेल पार्टिसिपेशन। एंड यहाँ पे जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का जो राइज है उसको देखते हुए आईटी रेजिलियंस इंडेक्स जो है वो लाया गया। राइज ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ये हमको देखने को मिल रहा है। ऑल्सो जो क्वांटिटेटिव रिस्क मॉनिटरिंग जो है ना, रिस्क ऑन बेनिफिट जो आईटी का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत लोग कर रहे हैं, वो जो शिफ्ट हमको देख रहे हैं, उसको शिफ्ट को देखते हुए यहाँ पे आईटी रेजिलियंस इंडेक्स लाया गया यार। शिफ्ट टू क्वांटिटेटिव रिस्क मॉनिटरिंग जो देखने को मिल रहा है, सो ये सब कारण से जिसकी वजह से ये लाया गया आईटी रेजिलियंस इंडेक्स यार। ठीक है, इसके बाद जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करें तो 9 असेसमेंट पैरामीटर्स जो हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो की पैरामीटर की जो वेटेज है उसकी बात करें कि पैरामीटर
वेटेज की बात करें तो अवेलेबिलिटी को 20% वेटेज दिया गया है, अवेलेबिलिटी को 20% वेटेज दिया गया है, सिक्योरिटी को 20% वेटेज दिया गया है, बिजनेस कंटिन्यूटी को यहाँ पे कितना वेटेज दिया गया है 10%, बिजनेस कंटिन्यूटी को यहाँ पे 10% वेटेज दिया गया है। रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी को यहाँ पे 10% वेटेज दिया गया है, स्केलेबिलिटी को यहाँ पे 5% वेटेज दिया गया है, तो ये सब की पैरामीटर इनके वेटेज की बात की। उसके बाद जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉरम का यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो दिया गया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉरम डेफिनेशंस दिए गए, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड पीरियोडिक वेट रिफाइनमेंट की। ये ऑपरेशनल फ्रेमवर्क जो है वो हमको देखने को मिला, अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड पीरियोडिक वेट रिफाइनमेंट की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो डिस्टिंक्टिव फीचर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए IT रेजिलियंस इंडेक्स के द्वारा, डिस्टिंक्टिव फीचर के अंदर हम बात करते हैं अबाउट मेजरेबल न्यूमेरिकल इंडेक्स की, मेजरेबल न्यूमेरिकल इंडेक्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क फोकस के ऊपर बात करते हैं यार, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क फोकस, अर्ली मतलब वीकनेस डिटेक्शन जो है, अर्ली वीकनेस डिटेक्शन जो है वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है IT रेजिलियंस इंडेक्स का। यहाँ पे हम फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी रोड मैप बनाते हैं, फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी रोड मैप बनाते हैं, लाइक AI एंड क्लाउड रिस्क को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, AI एंड क्लाउड रिस्क को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं यार, DLT एंड टोकनाइजेशन को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सुपर टैक है, सुप टैक एंड रैक टैक रेगुलेशन टैक, ये सब चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप टैक एंड रैक टैक। तो डिस्टिंक्टिव फीचर ये IT रेजिलियंस जो इंडेक्स है इसका, यहाँ पे हमने बात की ना IT रेजिलियंस इंडेक्स जो है इसमें चीज़ों की। बाकी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करें तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट चीज़ें जो की गई उसके बारे में यहाँ पे हम बात करें। ग्लोबल स्टैंडर्ड कंपैरिजन की बात करें तो UK में FCA और PRA डिसरप्शन टोलरेंस हमको देखने को मिला। यूरोपियन यूनियन में डोरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमको देखने को मिला। USA के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी ओवरसाइट की बात की हमने। सिंगापुर के अंदर टेक रिस्क गाइडलाइंस हमको देखने को मिला यार। हांगकांग के अंदर हमने मेजरेबल मैच्योरिटी लेवल देखा। हांगकांग में
मेजरेबल मैच्योरिटी लेवल देखा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फोकस है ऑन क्रिटिकल क्वेश्चन देखने को मिला हमको, फोकस ऑन क्रिटिकल ऑपरेशंस हमको देखने को मिले। तो ये हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड कंपैरिजन की बात की, हमने जो सेबी का जो आईटी रेजिलियंस इंडेक्स उसके बारे में चीज़ों की बात की, और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन किसको बोलेंगे, क्या था कारण इसको लाने का, ये है क्या, है ना, इसके अंदर जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया, इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स की हमने बात की अबाउट दी सेबी आईटी रेजिलियंस इंडेक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोसल्फेन की। कार्बोसल्फेन को बैन किया गया इंडिया के अंदर, ये न्यूज़ में था यार, बिकॉज यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल जो रिस्क है, इसके ह्यूमन से जो रिस्क है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। सो एक क्या है कार्बोफिशन यार, एक सॉरी कार्बोसल्फेन इज़ व्हाट, इट इज़ अ वाइडली यूज्ड पेस्टिसाइड। इसके बारे में हम बात करें, है ना, कार्बामेट पेस्टिसाइड है यार। कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग करते हैं ना, तो इसकी वजह से आपको समझना है। कार्बोसल्फेन बैन इंडिया के बारे में बात करें, कार्बोसल्फेन बैन इन इंडिया। सो कार्बोसल्फेन बैन की बात करें तो पहले तो कार्बोसल्फेन के बारे में जानते हैं। अबाउट कार्बोसल्फेन, ये है क्या? कार्बोसल्फेन जो है, अबाउट कार्बोसल्फेन की बात करें तो देखो, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कार्बामेट पेस्टिसाइड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कार्बामेट पेस्टिसाइड। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये इंसेक्ट को मारता है, एक्रीसाइडल भी होता है, एंड निमेटोड्स को भी मारता है, निमेटिसाइडल भी होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ एन इंसेक्टिसाइडल, इट इज़ एन एक्राइसाइडल एंड निमेटिसाइडल। मेजर यूजेस की बात करें तो पैडी में इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन में इस्तेमाल किया जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, काम कैसे करता है यार ये, इसके बारे में बात करें तो जो है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जो है, ये कार्बोसल्फेन जो है वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट कर देता है यार, है ना, जिससे जो नर्व है, मसल फंक्शन है, वो यहाँ पे डिसरप्ट हो जाता है। सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट एक्टिविटीज़ जो है वो हमको देखने मिलता है, मतलब इंसान अगर इसको यहाँ पे बॉडी में आ गया डालेगा तो आएगा, है ना। एंड कार्बोसल्फेन जो है वो कार्बोफ्यूरेन जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसमें ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए बहुत खतरनाक है ये। इट इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, शॉर्ट में बोले तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, ठीक है, एंड डिसरप्ट करता है नर्व एंड मसल फंक्शन को, एंड इसके सिस्टमिक एंड कांटेक्ट जहाँ पे हुआ है वहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलता है। एंड ये जो कार्बोसल्फेन है वो टूटता है इनटू टॉक्सिक कार्बोफ्यूरेन के अंदर, इट ब्रेक्स डाउन इनटू टॉक्सिक कार्बोफ्यूरेन, तो इससे नुकसान होता है यार। बाकी इसको जो बैन किया गया उसका रीज़न क्या है, रीज़न फॉर द प्रपोज्ड बैन, रीज़न फॉर प्रपोज्ड बैन की बात करें तो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है ऑन ह्यूमन हैंडलर्स यार, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हैंडलर्स, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनटू, ये जो है ना कार्बोसल्फेन जो है
ये एक हाईली टॉक्सिक कार्बोफ्यूरन में ट्रांसफॉर्म होता है, उसकी वजह से इसको बैन किया गया। हाईली टॉक्सिक कार्बोफ्यूरेन, इससे जो रिस्क है वो हमको देखने को मिलता है टू दी बर्ड्स, पॉलिनेटर्स एंड जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है उनको नुकसान पहुंचता है यार। रिस्क टू बर्ड्स, पॉलिनेटर्स एंड बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स, इनको इससे नुकसान होता है। फिश एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिसिटी ला देते हैं, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे बैन हो रही है, लाइक क्लोरफेनारामीन, मोलिमेलेट एंड जो डेक्सामेथ, मतलब जो क्लोरफेनारामीन को जो बैन किया गया है ना, वो बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में था यार। जो सिरप्स आते हैं, कफ सिरप, उसको यार आप याद रखना यार। फिनाइलेपिनेफ्रिन जिसमें होता है ना, फिनाइलेफ्रिन एंड जो क्लोरफेनारामीन का जो सिरप आते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, उसको बैन किया गया। अभी ये भी बैन कर दिया। इससे पहले यहाँ पे जो पैराकोट है वो बैन हो गया, पैराकोट जो पेस्टिसाइड्स थे वो बैन कर दिए गए। तो बहुत सारा गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप्स ले, इसलिए आपको ये समझना है कि चीज़ें क्या क्या हो रही है यार। सो टॉक्सिसिटी टू फिश एंड ये एक्वेटिक एनिमल में टॉक्सिसिटी कस करता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। ऑल्सो जो सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन भी कर सकता है, तो इसकी वजह से इसको बैन किया गया। इट इज़ अ पोटेंशियल सॉइल एंड वाटर कंटामिनेंट्स, ये कंटामिनेशन कर सकता है। बाकी यहाँ पे जो रेगुलेटरी बैकग्राउंड की बात करें, कार्बोसल्फिन में क्या क्या रेगुलेटरी बैकग्राउंड है, तो किसके अंदर इसको रेगुलेट किया जाता है यार। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको रेगुलेटरी बैकग्राउंड की बात करें तो जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है, नाइनटीन 1968 का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर इसको रेगुलेट किया जाता है। टाइमलाइन की बात करें तो एक्सपर्ट कमेटी जो बनाया गया था जनवरी 2026 में, उसने अपना रिपोर्ट सबमिट की 2026 के जून में। तो यहाँ पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कमेटी ने रिकमेंड किया इसके बैन को, पैराकोट को इसीलिए बैन कर दिया गया। कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म्ड इन जनवरी 2026 एंड रिपोर्ट जो है इट इज सबमिटेड इन जून 2026 एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी ने रिकमेंड किया है इसके बैन को। रजिस्ट्रेशन कमिटी रिकमेंडेड इट्स बैन। बाकी जो स्कोप ऑफ बैन है, इस पर क्या क्या चीज़ के ऊपर बैन लगाया गया कि इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या फिर यूज़ नहीं कर सकते। सो स्कोप ऑफ बैन की बात करें तो इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर में बैन लगाया गया है, इसके सेल एंड ट्रांसपोर्ट में बैन लगाया गया है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ में बैन लगाया गया है। करंट जो है, जो अभी स्टेटस जो है इसका, ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है यहाँ पे इसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल यहाँ पे के फॉर्म में ये हमको देखने को मिलता है। करंट स्टेटस की बात करें तो एक ड्राफ्ट प्रपोजल के फॉर्म में ये हमको देखने को मिलता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कार्बोसल्फिन बैन इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार 27 अगस्त को जो प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे न्यूज़ में थे उसके बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो इंडिया जापान जो स्टार्टअप एंड जो डीप टेक कोऑपरेशन हमको देखने को मिला किसके अंदर, यहाँ पे इन डीप टेक इनोवेशन इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो इसके बारे में बात करें, इंडिया जापान स्टार्टअप कोऑपरेशन, इंडिया जापान स्टार्टअप
कोऑपरेशन की बात करें सबसे पहले तो जो फंड ऑफ फंड जो है इसको बोला गया बिकॉज $1 बिलियन डीप टेक फंड यहाँ पे दिया गया यार। फंडों का फंड यहाँ पे बोला गया इसको। फंड ऑफ फंड्स अराउंड यहाँ पे $1 बिलियन डीप टेक फंड जो है वो हमको देखने को मिला। बाकी जो पिचिंग सीरीज़ हैं उसके अंदर हम बात करें तो 65 इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं उनको कनेक्ट किया गया इसके थ्रू। की एरियाज जिसमें यहाँ पे बात किया जाएगा जो इंडिया और जापान का जो स्टार्टअप कोऑपरेशन है वहाँ पे। सो दी की एरियाज इंक्लूड व्हाट। की एरियाज की बात करें तो यहाँ पे AI एंड सेमीकंडक्टर इसके अंदर आते हैं। हेल्थ केयर एंड स्पेस जो है, हेल्थ केयर एंड स्पेस जो है ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। एंड इसके बाद जो है 4 पिलर फ्रेमवर्क जो है 4 पिलर फ्रेमवर्क लाया गया। इसके अंदर जो 4 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। 4 पिलर फ्रेमवर्क की बात करें तो डीप टेक कैपिटल कॉरिडोर बनाने की बात की गई। डीप टेक कैपिटल कॉरिडोर बनाने की बात की गई। 2 वे इनोवेशन ब्रिज बनाया जाएगा यार। 2 वे इनोवेशन ब्रिज बनाया जाएगा है ना। इस फ्रेमवर्क के अंदर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन की बात की गई। ना डीप टेक टेक्नोलॉजी डीप टेक कैपिटल कॉरिडोर 2 वे इनोवेशन ब्रिज एंड दी मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन ऑल्सो जॉइंट पिचिंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक इसका इम्पॉर्टेंट पिलर है यार। जो फ्रेमवर्क है यहाँ पे इंडिया जापान स्टार्टअप कोऑपरेशन जो है उसका जॉइंट पिचिंग प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ओके तो हमने बात की जापान जो स्टार्टअप कोऑपरेशन है उसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो जो चीज़ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट यार। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में रही थी इट इज़ अबाउट व्हाट। इट इज़ अबाउट आर्टिक जो सर्बिफिकेशन है वो हमको देखने को मिल रहा है। आर्टिक सर्बिफिकेशन यहाँ पे न्यूज़ में था तो इसके बारे में बात करें आर्टिक सर्बिफिकेशन। सो आर्टिक सर्बिफिकेशन की बात करें सो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या होता है भाई आर्टिक सर्बिफिकेशन। डेफिनेशन की बात करें आर्टिक सर्बिफिकेशन इज़ व्हाट। इट इज़ टॉलर ग्रीनर एंड टुंड्रा वेजिटेशन को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब सर्बिफिकेशन हो रहा है। जो टुंड्रा वेजिटेशन में अगर टॉलर ग्रीनर टुंड्रा हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं आर्टिक सर्बिफिकेशन। और भी ज़्यादा ग्रीनर होते जा रहा है। टॉलर ग्रीनर टुंड्रा मतलब जो हमेशा बर्फ़ से जमा होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे बर्फ़ गिरता है बर्फ़ वाली जो चीज़ें हैं उसको टुंड्रा वेजिटेशन। ये जब यहाँ पे पेड़ जो है वो बहुत ऊंचे होते जा रहे हैं, हरे होते जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे आर्टिक सर्बिफिकेशन। आर्टिक रीजन में इसका काजेस क्या है। देखो ये अच्छा चीज़ है कि बुरा चीज़ है। हरा होना अच्छा चीज़ है लेकिन यहाँ पे हरा होना अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके काजेस की बात करें आर्टिक सर्बिफिकेशन का कज क्या है। जो रैपिड वार्मिंग है जिसको से पिघल रहा है, पिघलने की वजह से जो अंडरग्राउंड का मतलब अंडरनीथ जो सॉइल है वो एक्सपोज हो रहा है जिसकी वजह से और ग्रीनर हो रहा है ना। ऑल्सो जो ग्रोइंग सीजन है वो बढ़ता जा रहा है ना। रैपिड वार्मिंग ऑल्सो दी लॉन्गर ग्रोइंग सीजन्स की वजह से यहाँ पे आर्टिक सर्बिफिकेशन हो रहा है। इसके इम्पैक्ट की बात करें
सो आर्टिक सर्बिफिकेशन का जो इम्पैक्ट है, जिससे क्या होगा, और भी ज़्यादा पिघलेगा, ग्रीन आएगा तो रिड्यूस एल्बिडो इफेक्ट, या रिफ्लेक्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो और भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल सकता है। जो रिफ्लेक्शन है दैट इज एल्बिडो इफेक्ट, जो है रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। सो रिड्यूस्ड एल्बिडो इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा यार। परमा फ्रॉस्ट जो जमा हुआ, हमेशा जमा हुआ, वो पिघलेगा, परमा फ्रॉस्ट थॉ देखने को मिलेगा। कार्बन साइकिल जो है वो रिलीज़ होगा, मतलब जो नीचे में जो कार्बन जमा हुआ है वो रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे इकोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट आर्कटिक सर्विफिकेशन की। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में था दैट इज़ वाटर स्पॉट। ये जो वाटर स्पॉट थे ये न्यूज़ में थे यार। वाटर स्पॉट्स यहाँ पे न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज जो रिसेंटली यहाँ पे एक रोटेटिंग वाटर कॉलम डिसेंबल करता है वाटर स्पॉट को, ये हमको देखने को कहाँ पे मिला यार, है ना, क्लाउड टू दी वाटर, ये हमको यहाँ पे फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से एक तरह से वाटर जो है ना, हवा से पानी के नीचे, ज़मीन से पानी, हवा पानी से बादल तक एक घूमता हुआ पानी का चक्र, इसको क्या बोलते हैं, वाटर स्पॉट यार। रिसेंटली हमको ये देखने को मिला, तो इसकी वजह से न्यूज़ में था। इसके बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर असम में यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, इसीलिए न्यूज़ में था। वाटर स्पॉट, वाटर स्पॉट की बात करें सो ऑब्जर्वेशन, पहले तो कहाँ पे देखने को मिला इसको, ब्रह्मपुत्र रिवर असम में। टाइप्स की बात करें तो जो वाटर स्पॉट्स होते हैं इसके हमारे पास एक होता है फेयर वेदर वाटर स्पॉट, जब सही मतलब अच्छा वेदर चल रहा है उस समय देखने को मिलता है। एक टॉर्नेडिक वाटर स्पॉट, मतलब जो तूफान आ रहा है तब ये हमको देखने को मिलता है, टॉर्नेडिक वाटर स्पॉट। बाकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वाटर स्पॉट क्या होता है कि रोटेटिंग एयर कॉलम होता है जो कि पानी के ऊपर बनता है, यार तो एक फनल शेप, पानी ऐसा लगता है कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ रोटेटिंग एयर कॉलम। इट फॉर्म्स ओवर वाटर, ये फनल शेप्ड होता है। ओके, तो हमने बात की अबाउट हमने बात की अबाउट दी वाटर स्पॉट की। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में था दैट इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 जो है वो न्यूज़ में था। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है, अगर हम इसकी बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है यार? नेशनल स्पोर्ट्स डे 27 अगस्त को यहाँ पे नेशन वाइड जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में था। नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करें 27 अगस्त को जो सेलिब्रेट किया गया, नेशनल स्पोर्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं यार, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 की बात करें तो जो इवेंट है यहाँ पे खेलो इंडिया डायलॉग जो है उसके रेफरेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ में थी। खेलो इंडिया डायलॉग 2026 जो है इसका जो थीम है इट इज़ क्या है भाई, इस साल का जो 2026 का जो खेलो इंडिया का थीम है इट इज़ खेलेगा भारत जीतेगा भारत, खेलेगा भारत जीतेगा भारत। जो डायलॉग हो रहा है खेलो इंडिया डायलॉग, इसके अंदर हम इसके थीम की बात करें तो ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की बात की गई यहाँ पे।
2036 के ओलंपिक को यहाँ पे टारगेट करके यहाँ पर टैलेंट बनाने की बात की गई। यूथ लीडरशिप के ऊपर ध्यान देने की बात की गई, है ना। फ्यूचर रेडी स्किल्स बनाना होगा। ये ना डायलॉग के थीम्स की बात की। बाकी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद का जो एनिवर्सरी है ना, ये जो मेजर ध्यानचंद का जो एनिवर्सरी है उस दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है यार, है ना। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है मेजर मतलब ध्यानचंद के एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे का सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मेजर ध्यानचंद एनिवर्सरी, दैट इज 27th of August। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अबाउट यूएस पीस कीपर्स की, जो कि न्यूज़ में थे यार। यूएस पीस कीपर्स की बात करें जो कि यहाँ पे न्यूज़ में थे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया ने कंडेम किया जो अटैक था ऑन पीस कीपर्स, जो कि यूएन मिशन साउथ सुडान के अंदर जो डिप्लॉयड थे, है ना, उसके ऊपर जो अटैक हुआ उसको यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे कंडेम किया, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था पीस कीपर्स। तो यूएन पीस कीपर्स की अगर हम बात करें, यूएन मिशन ऑन साउथ सुडान, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है यार, जो अटैक हमारे साउथ सुडान में जो पीस कीपर्स के ऊपर देखने को मिला उसके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था। अटैक इन साउथ सुडान। ब्लू हेलमेट की बात करें तो ब्लू हेलमेट क्या है यहाँ पे, ब्लू हेलमेट, सो ब्लू हेलमेट मॉनिटर सीज फायर्स यार, प्रोटेक्ट करते हैं ब्लू हेलमेट वाले जो सिविलियंस मतलब जो पीस कीपर्स हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं सिविलियंस को एंड सपोर्ट करते हैं पीस को। मॉनिटर्स सीज फायर्स, प्रोटेक्ट civilians and supports peace, support peace। एंड जो यूएन मिस प्रोफाइल की बात करें तो व्हाट इज़ यूएन मिस यार, ठीक है, यूएन मिस है क्या, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान, ठीक है, ये यूएन मिस है। इसके बारे में बात करें तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 2011। इसका यहाँ पे हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जुबा के अंदर, हेड क्वार्टर इन जुबा। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट यूएन पीस कीपर्स की। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में था दैट इज स्म्यू रिकॉर्ड इन लखवा। स्म्यू रिकॉर्ड जो है लखवा के अंदर वो हमको देखने को मिले। तो ये स्म्यू क्या होते हैं यार, स्म्यू जो है लखवा में जो रिकॉर्ड किए गए ये स्म्यू होते क्या हैं, है ना। स्म्यू जो है रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द लखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो एक माइग्रेटरी डाइविंग डक होता है, ठीक है। स्म्यू जो है वो कि पहली बार लखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम के अंदर है वहाँ पे देखा गया, है ना। तो मतलब रिकॉर्ड किया गया जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है एंड हेल्थ जो है वेटलैंड हैबिटेट का उसको ये बताता है यार। ओके, so Smew is a diving duck. Smew record in Lakhawa, which is a wildlife sanctuary in Assam. तो जो स्म्यू डक है वो क्या होता है, स्म्यू डक एक माइग्रेटरी डाइविंग डक होता है।
एंड फर्स्ट सेंचुरी रिकॉर्ड जो है, पहली बार यहाँ पे पहला सेंचुरी जहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया गया वो क्या है, लखवा। एंड लखवा सेंचुरी के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे है, काजीरंगा के जो बफर जोन है वहाँ पे ये लखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, असम का जो साउदर्न बैंक है नीचे साइड। एंड ये वेटलैंड का हेल्थ इंडिकेटर होता है स्म्यू डक जो है, काजीरंगा के ये बफर जोन में लोकेटेड है। एंड दिस लखवा सेंचुरी इज साउदर्न, असम के साउदर्न बैंक में ये लोकेटेड है। एंड दिस लखवा सेंचुरी इज अ वेटलैंड हेल्थ इंडिकेटर। ओके, नाउ स्म्यू रिकॉर्ड इन लखवा के बाद हम जो एडिशनल हाइलाइट्स थे जो कि हमने देखे यार, यहाँ पे बेसिक जो रिवाइज करते हैं, जो हमने नेपाल फ्लैश फ्लड देखा, रेजिलियंट फूड सिक्योरिटी की बात की, कार्बो सल्फिन बैन, गोरखा इशू। सो ये हमने बात की अबाउट दी डिटेल अबाउट दी प्रीलिम्स जो छोटे टॉपिक्स आए थे, स्म्यू रिकॉर्ड की, यूएन पीस कीपर्स की बात की, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 टू 27 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, आर्टिक सर्टिफिकेशन है ना, वाटर स्पोर्ट असम में देखने को मिला, इंडिया जापान जो स्टार्टअप कोऑपरेशन है उसके बारे में बात की है ना, कार्बोसल्फिन को जो बैन किया गया उसके बारे में बात की यार, क्या है सेबी का जो आईटी रेजिलियंस इंडेक्स है ना। हमने देखा अबाउट द क्लाइमेट रेजिलियंट जो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है। हमने बात की अबाउट द नेपाल के फ्लैश फ्लड्स की। So this is all about the current affair mind maps from 27th of August 2026.